हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूबी क्लास। सो अभी से हम एक हिस्ट्री का नया सीरीज चालू करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले तो ये टेलीग्राम चैनल है। आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है, सर्च ऑप्शन पे क्यूबी क्लास सेलेक्ट करना है और वहाँ से आपको एक ऐसा चैनल दिखाई देगा जिसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा क्विज फॉर्म पे मिल जाएंगे। सो आप एमसीक्यू पैटर्न्स पे उन क्वेश्चंस को वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पहले हमने यूट्यूब चैनल पे ही हमारे ज्योग्राफी के क्लासेस स्टार्ट किए हैं। उसमें एक एक लेक्चर अभी ऐड हुआ है, लेकिन हम पैरेलली दोनों सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी और हिस्ट्री को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ये यूट्यूब चैनल है क्यूबी क्लास एमपीपीएससी के नाम से, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरियंस के नाम मिलेंगे आपको, बट एक काम का है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुक है हिस्टोरिका या हिस्टोरीज। द हिस्टोरीज में उन्होंने कुछ रोमन और ग्रीक इवेंट्स को एक सिग्निफिकेंट सीक्वेंस में लिखा था, क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ था, इसलिए उनको पहला इंसान मानते हैं जिन्होंने इतिहास को लिखने की कोशिश की। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एवर ट्राइड टू राइट द इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट इन अ सिक्वेंशियल मैनर। सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये उन्हीं का कार्टून है हेरोडोटस का। इसके बाद अगर हम बेसिकली देखें कि हिस्ट्री है क्या, तो हिस्ट्री ये टर्म है जो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है। एक ग्रीक भाषा है जिसका शब्द है हिस्टोरिया, वहाँ से ये हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका मतलब होता है इंक्वायरी या नॉलेज एक्वायर्ड आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन और एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। खोजबीन के से प्राप्त हुआ ज्ञान, ये इतिहास कहलाता है। लेकिन ये इसका शाब्दिक अर्थ है। हिस्ट्री का ये महज एक शाब्दिक अर्थ है। इन प्रैक्टिकल हिस्ट्री का महत्व और इसका मतलब इससे बहुत ज़्यादा है। कैसे, आइए देखते हैं। एक्चुअली हिस्ट्री इज द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। जितनी भी घटनाएं अतीत में हुई हैं उनको जब हम सीक्वेंशियल मैनर में या उनके होने के ऑर्डर पे एक के बाद उनको एक अरेंज करते हैं तो इस स्टडी को हिस्ट्री बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। इतिहास अतीत में हुई घटनाओं का कालानुक्रमिक अध्ययन है। ओके, मतलब ये है कि अगर एक इवेंट पहले हुआ है तो हम उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाला इवेंट उसके बाद लिखेंगे, और उसके बाद तीसरा इवेंट हम उसको तीसरे नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, और ये राइटिंग जो है ये हिस्ट्री कहलाती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ इतना नहीं है। इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर दो इवेंट हुए हैं, सपोज दो युद्ध हुए हैं, आप जैसे हिस्ट्री को जनरली युद्ध से ही समझा जाता है, तो अगर कोई लड़ाई हुई है, एक बैटल हुआ है, तो बैटल के बाद कोई एक राजा जीतेगा, दूसरा हारेगा। ठीक है, जीतने वाला, सीधी सी बात है, हिस्ट्री को अपने सेंस में लिखेगा। जीतने वाला पर्टिकुलर उस क्षेत्र का राजा बन जाएगा। अब अगर वो जीतने वाला, उसका पर्सपेक्टिव समाज को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके अलग है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमें सीधे सीधे समाज पे देखने को मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि हिस्ट्री सिर्फ एक इवेंट नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री सिर्फ एक इवेंट नहीं है। उस इवेंट यानी घटना के कारण जो भी सोसाइटी में चेंज आता है, सोसाइटी मतलब जैसे वर्ण सिस्टम आ गया, उसमें कोई चेंज आ गया, कास्ट सिस्टम, जातिवाद में कोई समाज में कोई परिवर्तन आ गया, कोई नया नियम आ गया, इसके अलावा कोई पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है। राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि किसी राजा ने कोई नई पोस्ट बना दी या कोई नए टाइप का मंत्री बना दिया। ये आपको इतिहास में देखने को मिलेगा कि लोग धीरे धीरे नए पोस्ट निकालते हैं,
नए अलग अलग सिस्टम निकलते हैं, जैसे एक देश में अलग अलग राज्य हो सकते हैं, संभाग हो सकते हैं, जिले हो सकते हैं, वो सिस्टम ऑफ एज अ डेवलपमेंट आपको ओवर पीरियड टाइम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये राजनीतिक व्यवस्था हो गई। अब ये जीतने वाले राजा का राजनीति को लेके क्या पर्सपेक्टिव है, ये उस जगह की राजनीति को और राजनीतिक व्यवस्था को एक तरीके से सीधे सीधे प्रभावित करेगा। इसके बाद अगला बात है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था से मतलब होता है किस प्रकार का व्यापार होता है वहाँ पे, क्या वहाँ पे खेती होती है, क्या वहाँ पे पशुपालन होता है, या दूसरे तरीके का व्यापार हो सकता है। जो भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, जो भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कृषि हो, कैटल रेयरिंग हो, पशुपालन हो, या ट्रेडिंग हो, व्यवसाय हो, वो हमेशा राजा के लिए गए नियमों से प्रभावित होगा। इफेक्ट उसका राजा के किसी भी ऑर्डर से डेफिनेटली पड़ेगा। अगर राजा का झुकाव इनकी ओर ज़्यादा है, इन लोगों की ओर जो आर्थिक क्रियाओं में इन्वॉल्व है, अगर राजा को झुकाव इनकी तरफ ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है उस राज्य का आर्थिक व्यवस्था ऊपर जाएगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अगर राजा का झुकाव राजनीति की या आर्थिक क्रियाओं में ना होके धर्म के प्रति ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है उस समय रिलीजन का डेवलपमेंट हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। धर्म के क्षेत्र पे आपको ज़्यादा आपको विकास देखने को मिलेगा। मंदिर दिखेंगे, मस्जिद दिखेंगे, और दूसरी स्कल्पचर्स दिखेंगी, मूर्ति कला का विकास होगा, ये सारी चीज़ें। सिमिलरली अगर राजा को लगता है कि धर्म के साथ साथ या धर्म के पैरेलल पे कला और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, यानी आर्ट और कल्चर की अगर और राजा का झुकाव है, तो डेफिनेटली आपको उस पीरियड में कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये वही डेवलपमेंट है जिसको आज हम टेम्पल यानी मंदिरों के रूप में देखते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे किलों या फोर्ट्स के रूप में देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों के रूप में देखते हैं। आपने पिलर्स देखे होंगे बहुत सारे, जो कि फेमस है पूरे इंडिया में। इसके अलावा बहुत सारा साहित्यिक विकास हुआ है, लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ है। वो सारा का सारा किस चीज़ का रिजल्ट है कि राजा का झुकाव कला और संस्कृति के ओर ज़्यादा था। मतलब बेंडिंग ऑफ किंग वर टूवर्ड्स द आर्ट एंड कल्चरल एरिया ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो इस तरीके से इतिहास का जो प्रभाव पड़ता है वो उस समय के सामाजिक जीवन पे, राजनीतिक व्यवस्था पे, आर्थिक व्यवस्था पे, धर्म पे, कला और संस्कृति में सीधा सीधा पड़ता है। ठीक है, सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, these reasons are directly affected by any event that took place in the past। ये जो इवेंट का इफेक्ट है, ये जो प्रभाव है, यही हमको हिस्ट्री में या इतिहास में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको ये मिसकंसेप्शन है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द बैटल्स, किंग्स और किसने किसको हराया, तो सर ये हिस्ट्री का एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, ये एक लिमिटेड साइड है जो आपको पता है। इतिहास के बहुत सारे अलग अलग दूसरे पहलू भी हैं जिनको देखना ज़रूरी है। तो अगर आप अपने एमपीपीएससी के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर ऑफ हड़प्पन पीरियड टू 10th सेंचुरी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से लेके 10वीं शताब्दी के बीच में जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला और संस्कृति में परिवर्तन हुए हैं वो हमको पढ़ना है इन मेन सिलेबस ऑफ एमपीपीएससी। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस में हमको ये चीज़ें पढ़नी है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो ये सोसाइटी है जैसा आप देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, पैसा मतलब इकोनॉमी, एंड आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे हमने रिलीजन को ऐड नहीं किया है। अर्लियर टाइम पे जैसे ऐसे हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो रिलीजन का डेवलपमेंट ज़्यादा है और आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट कम है। समय के साथ विथ टाइम जैसे जैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट होता चला गया
तो रिलीजन के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हमको पैरेलल में दिखाई देगा। इस समय पे आर्ट एंड कल्चर या कला संस्कृति का जो भी डेवलपमेंट है, विकास है, वो हमेशा रिलीजन से जुड़ा होता है, धार्मिक प्रभावों से आपके प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए उस समय जो किताबें लिखी गई वो धर्म से रिलेटेड थी, या हमको धार्मिक कहानियों के बारे में किताबें हैं जैसे रामायण, महाभारत, वेद। उसके बाद मंदिरों का निर्माण हुआ, टेम्पल आर्किटेक्चर, वो भी रिलीजियस एंटिटीज़ हैं, वो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरीके से अगर आप मूर्ति पूजा देखेंगे, स्कल्पचर्स देखेंगे, वो भी इस टाइम पूरे पीरियड में हमेशा धर्म से ही रिलेटेड हुए। जैसे जैसे 10वीं शताब्दी खत्म हो जाएगी और दूसरी कलाओं का डेवलपमेंट होगा, जैसे डांस फॉर्म, ओके, उसके बाद पेंटिंग, इनका भी अर्लियर जो रिलेशन है वो रिलीजन से है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने भी क्लासिकल डांस हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान को ही अर्पित होते हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि जो हमारा धर्म है वो अलग डायरेक्शन में जाता है और संस्कृति जो है उसका डेवलपमेंट पैरेलल हो जाता है, दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो संस्कृति भारत के इतिहास में, स्पेशली भारत के इतिहास में, धर्म से शुरू हुई है और आगे चल के धर्म अलग हो गया है और संस्कृति का एक हिस्सा अलग हो जाता है। हालांकि कुछ कला और संस्कृति धर्म के साथ पैरेलल चलेगी, लेकिन एक हिस्सा इसका धर्म से अलग होकर, रिलीजन से अलग होकर भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको आर्ट एंड कल्चर रिलीजन से अलग होता नजर आएगा, ठीक है। तो अब हिस्ट्री हमको बेसिकली शुरू कहाँ से करनी है? आपको पहला सवाल तो ये है कि हमको पढ़ना कहाँ से शुरू करना है। तो सर, पढ़ने के लिए हमको टाइम का डिवीज़न समझ में आना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्स की या लिटरेरी सोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इतिहास पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि सर हमें कैसे पता कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, क्योंकि उस समय तो कोई भी रिकॉर्डेड फॉर्म नहीं था। उस समय कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको किसी ने रिकॉर्ड करके रखा हो। 5000 साल पहले तो लोगों ने लिखना भी नहीं सीखा था, है ना। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जब लोगों को लिखना या पढ़ना नहीं आता था, लोग गुफाओं में रहते थे, ठीक है, ऐसे हथियार यूज़ करते थे, पत्थरों के, आग जला के खाना पकाते थे और इस टाइप की पेंटिंग किया करते थे। ये वो समय काल है जब मनुष्य नया नया इस प्रकृति में आया है। इट इज़ अ वेरी अर्ली टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और इस टाइम पीरियड में उसका मेन काम रहता था सर्वाइवल, ओके। अभी लैंग्वेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ इंसान आता था, उसके जीवन में एक ही मकसद होता था कि आज मुझे दिन में क्या खाना है। सुबह उठेंगे, हिरण पकड़ेंगे और हिरण को मार के खाएंगे। दूसरे दिन शेर दिखाई दिया, शेर के पीछे जाएंगे, अगर इंसान ने शेर को मार लिया तो इंसान का पेट भर गया, और अगर शेर ने इंसान को खा लिया तो शेर का पेट भर गया। तो इस तरीके से इंसान और उसका दिन दोनों खत्म हो जाते थे। तो इंसान का जो मेन मकसद था उस टाइम पे, ह्यूमन का जो मेन मोटो था, वो सिर्फ सर्वाइवल्स पे था, ठीक है। लिखना पढ़ना ये सारी चीज़ें इंसान को नहीं मिलती हैं। उस टाइम पीरियड को हमने प्री हिस्ट्री बोला है, प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, ठीक है। इसकी हिंदी हम आगे देखेंगे। फिर एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब लोगों ने कुछ लिखना सीखा। देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट है या लिपि है। ये लिपि जो है, ये लिपि एकदम एंशियंट फॉर्म में लिखी हुई है, शुरुआती दिनों में, क्योंकि उस समय भाषा का और लिपि का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। अब चूंकि भाषा और लिपि का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, तो इन लिपियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। अब चूंकि हमें बहुत ज़्यादा सैंपल नहीं मिले हैं, इसलिए इनको पढ़ा नहीं जा सका, ओके। कुछ सील में मिले हैं, कुछ मटकों में, घड़ों में, उनके ऊपर ये मिला हुआ है। कोई हमें प्रॉपर कागज़ का टुकड़ा, कोई लिखित एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिससे हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ें और उसको डिसाइफर कर पाएँ। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उसके बाद अगला प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। फिर एक ऐसा टाइम आया जब लोगों ने लिखना पढ़ना सीख लिया, हर चीज़ को वो लिखित रूप से रिकॉर्ड करने लगा, हर चीज़ का, हर इवेंट का, हर घटनाक्रम का
लिखित रूप से संग्रहण किया जाने लगा, जैसे ही आपकी एनसीईआरटी की पुरानी किताबें हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड को हमने इस रूप में देखा कि अब हमारे पास इतिहास के बारे में लिखने और पढ़ने की व्यवस्था हो चुकी है, तो हमने इस काल को हिस्टोरिकल पीरियड कहा। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड कहा, जहाँ से लिखना और पढ़ना शुरू हो गया, वो टाइम पीरियड को हमने हिस्टोरिकल पीरियड कहा है। ठीक है, हिंदी में हम आगे देखते हैं। अंतर क्या है? पहला फेज वो फेज है जब इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहा था। दूसरा फेज, उसने थोड़ा डेवलपमेंट किया है, लिखना पढ़ना, एक दूसरे को साइन फॉर्म में लिखना पढ़ना सिखा दिया है, एक दूसरे की भाषा समझ जाते थे, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पे रहा होगा। संभवतया एक देश के बाहर दूसरे देश अगर उनको कम्युनिकेट करना है तो उनको समस्याएं आती होंगी। फिर उसके बाद तीसरा टाइम पीरियड आया जब हमने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया और हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया, इसको हिस्टोरिकल पीरियड कहा गया है। ओके, चलिए, तो ये रहा हमारा हिंदी में नाम। सबसे पहले तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये प्राक ऐतिहासिक काल है। ठीक है, संधि के बाद प्रागैतिहासिक काल बन गया है। इसकी डिफिनीशन इस तरीके से लिखी जाती है कि जब राइटिंग या लेखन प्रक्रिया का विकास नहीं हुआ था, राइटिंग वॉज नॉट डेवलप्ड, लेखन प्रक्रिया का विकास नहीं हुआ था, उस टाइम पीरियड को सर हमने स्टोन एज कहा है। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों के पास पत्थर हुआ करते थे, पत्थरों से उसने हिरण को, शेर को मारा और अपना खाना खाया, बस इतना ही काम था। लिखना पढ़ना जैसा कोई काम नहीं था। तो जो हमको उस समय के जो भी हमें एविडेंस मिलेंगे, जो भी हमें टूल मिलेगा, हथियार मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर का मिलेगा, इसलिए हमने उसे स्टोन एज का नाम दे दिया है। दूसरा टाइम पीरियड है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। जब ह्यूमन ने थोड़ा सा डेवलपमेंट कर लिया है, विकास कर लिया है, लिखना पढ़ना सीख लिया है, ठीक है, लेकिन वो लिखना पढ़ना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन भाषाओं को आज की डेट पे नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, अभी तक तो नहीं पढ़ा गया है। तो इस पीरियड को जब हमारे पास कुछ लिखित रूप से कुछ एविडेंस हैं, ठीक है, जब हमारे पास लिखित रूप से एविडेंस हैं, लिखित रूप से साक्ष्य उपस्थित हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, उनको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। इसके दो उदाहरण मिलते हैं। एक तो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, दूसरा है ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड को लेके कि वो हिस्टोरिकल पीरियड का पार्ट है या प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, अलग अलग हिस्टोरियंस में, अलग अलग इतिहासों में इसको लेके मतभेद है। ठीक है, जैसे जैसे वक्त बदल जा रहा है, ऋग्वैदिक पीरियड को लेके लोगों का पर्सपेक्टिव धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, जिसकी बात हम आगे आने वाले अगले लेक्चर्स में करेंगे। इसके बाद फिर वो एक पार्ट आया जब लिखना पढ़ना इंसान ने सीख लिया, हर चीज़ को रिकॉर्ड के फॉर्म पे मेंटेन करना सीख लिया, मतलब लिटरेचर का डेवलपमेंट हो गया। और ये वो लिटरेचर है जिसे आज की डेट पे पढ़ा जा सकता है। इस काल को हमने हिस्टोरिकल पीरियड कहा है। इस पीरियड को हमने हिस्टोरिकल पीरियड कहा है। आई होप ये तीनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। उदाहरण याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। स्टोन एज प्रोटो हिस्टोरिकल पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऋग्वेद प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, माफ़ कीजिएगा, स्टोन एज प्री हिस्ट्री का पार्ट है, प्रागैतिहासिक काल का पार्ट है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा ऋग्वैदिक पीरियड भी प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। कुछ हिस्टोरियंस पूरे वैदिक पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट मानते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ऋग्वैदिक पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट बता रहा हूँ। ये स्टोन एज है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों के पास कुछ भी काम नहीं था, सुबह उठना, हिरण पकड़ना और शेर पकड़ना। मैंने हिरण ही नाम क्यों दिया? इन पेंटिंग्स की वजह से। देखिए, ये ऐसी कलाकृतियाँ, रॉक पेंटिंग्स हमको पत्थरों पे मिलती है। भाई, इंसान ने खाना खा लिया, हिरण मार के खा लिया, उसके बाद दिन भर उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ पत्थर या कुछ मटेरियल लेता था और चट्टानों पे टाइम पास के लिए ऐसी पेंटिंग बनाया करता था। ये पेंटिंग आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि ये कुछ हिरण जैसा है। सामने से ये लोग धनुष बाण, बो एंड एरो लेके खड़े हुए हैं और ये लोग मिल के इनको मार रहे हैं। ये भी दिखा रहा है कि सामने झुंड है पूरा हिरणों का
और ये लोग कुछ 4-5-6 लोग मिल के काम कर रहे हैं। अब ये एक पेंटिंग उस समय की सोसाइटी को सीधे सीधे डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे, देखिएगा, इनके पास हथियार कौन से हैं? धनुष और बाण, ठीक है। इनका प्राइमरी काम क्या है? इनको मारना, मारकर हंटिंग यानी शिकारी बनना, और इनसे जो मांस मिलता है उनको खाना। यहाँ पे जानवर कौन से हैं ये भी देख सकते हैं आप। मतलब ये है, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा भारी जानवर नहीं दिखाई दे रहा है, शेर या कोई ऐसा गैंडा नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब उनको इस चीज़ का ज्ञान था कि मुझे किस जानवर को मारना है और किस जानवर से दूर रहना है, ठीक है। सीधी सी बात है, इंसान का सर्वाइवल स्किल बहुत ज़्यादा था। उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस जानवर से दूर रहना है और किसे मैं आसानी से मार सकता हूँ, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड लगभग 20 लाख वर्षों से पहले से शुरू हुआ है और 4000 ईसा पूर्व तक समझते हैं। अब ये ईसा पूर्व और ईसवी क्या है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेलिंग वाला पार्ट हो जाता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो टाइम पीरियड है ये पाषाण काल का यानी स्टोन एज का। स्टोन एज क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे ये लोग मोस्टली पत्थरों के हथियार बनाया करते थे, ठीक है, पत्थर, लकड़ी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब कोई धातु नहीं थी, कोई मेटल की डिस्कवरी नहीं हुई है, कोई भी मेटल हमने नहीं खोजा है अभी तक, ठीक है। जो भी है नेचर का डायरेक्ट आउटपुट है, स्टोन यानी पत्थर, पाषाण यानी पत्थर, और उसके अलावा लकड़ियों का इस्तेमाल ये करते होंगे। टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा 2 मिलियन ईयर अगो से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक है। ये 4000 ईसा पूर्व ही होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप 4000 BC कर लीजिएगा। मैं फाइनल स्लाइड में इसको आपके PDF में चेंज कर दूंगा। इसके बाद हमको इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है? तो हमको सीधे सीधे स्टोन टूल्स मिले, ठीक है। वो स्टोन टूल्स मिले हैं जो ये लोग यूज़ करते थे। पत्थर बड़े बड़े मिले हैं सर, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, ओके। और इस तरीके के शैल चित्र, रॉक पेंटिंग मिला है। ये देखिए शैल चित्र, ये जो आपके सामने है ये पत्थर पे बनी हुई पेंटिंग है, रॉक पे बना हुआ पेंटिंग है। शैल यानी पत्थर, पत्थर पे बना हुआ चित्र है जो उस टाइम के लोगों ने बनाया था। इसी से हमें जानकारी मिलती है स्टोन एज की, ठीक। इसके बाद अगला जो टाइम पीरियड है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। शायद आपने नाम सुना होगा इस चीज़ का पहले भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जिस जगह पे सबसे पहले इसे खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा था। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। स्टोन एज के बारे में भी हम पूरा एक लेक्चर आने वाला है इसी को लेके, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड पे हम स्टोन एज से ही शुरू करेंगे, तो आपको प्रॉपर मटेरियल मिलेगा और पूरा मटेरियल मिलेगा इससे रिलेटेड, ठीक है। इसका टाइम पीरियड लगभग 2500 BC से 1500 BC तक है, ठीक है। शुरू में इसका टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता था। बाद में कार्बन डेटिंग यूज़ किया गया, कार्बन 14 का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड निकालने लगे हैं। तो उस मेथड से हमें थोड़ा सा एक्यूरेट पीरियड मिला है कि ये 2500 BC नहीं बल्कि 2350 से 1750 BC तक के बीच का समय है। मतलब 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक के बीच का समय हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पीरियड रखे। पहला पीरियड इसलिए लिखा है ताकि आपको याद हो सके, 2500 से 1500। पहला पीरियड सिर्फ याद करने के लिए लिखा हुआ है। जब ये याद हो जाए तो फिर आप एकदम एक्यूरेट पीरियड 2350 से 1750 याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टाइम पीरियड है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वो सभ्यता है जब वेदों का हमारे यहाँ पे निर्माण हुआ है, या बोला जाए कि वेदों का संकलन हुआ है, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और लेटर वैदिक पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये मिसप्रिंट है, मैं इसको आपके फाइनल PDF में करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल, ये हम एक के बाद एक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर्स जो हैं वो मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले तो इसी लेक्चर पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालूं, क्योंकि हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उनके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन डालने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर आपका
स्टोन एज हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या आप कुछ और चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।